नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12 के औपनिवेशिक शहर अध्याय 12 जो है उसके विषय में पढ़ने वाले हैं। नगरीकरण, नगर योजना और स्थापत्य। बच्चों, इससे पहले भी जो 2-3 वीडियो मैंने डाले हैं उसको आपको बार बार देख लेना चाहिए पेपर से पहले। और एक पूरा वीडियो, बहुत बड़ा वीडियो जो है पूरे सिलेबस का, मुख्य प्रश्नों का, वो भी मैं जल्द ही इसमें डाल दूंगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं उनको करवाना बहुत ज़रूरी है। और उसको अवश्य देखिए, 2-2, 3-3 बार देखेंगे तो ये 20-25 मिनट की वीडियो आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। छोटे प्रश्नों में थोड़ी याददाश्त बनेगी। इस चैप्टर में औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना और स्थापत्य के बारे में है। औपनिवेशिक भारत में शहरीकरण। मैं आपको ये पूरे चैप्टर का मतलब बता दूं कि उपनिवेश का मतलब होता है जब कोई एक देश दूसरे देश में आकर के उसकी राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से उसको अपने अधीन कर लेता है। जैसे इंग्लैंड वालों ने भारत को, आए तो थे इंग्लैंड के लोग व्यापार करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, लेकिन आकर के यहाँ राजनीतिक और आर्थिक रूप से सत्ता को अपने अधीन कर लिया, सारा शासन उनके अधीन चलने लगा। उन्हें भारत इंग्लैंड का उपनिवेश कहलाया। तो भारत में जो शहर में आकर के अंग्रेज बसे वो औपनिवेशिक शहर कहलाए। जैसे खास करके मद्रास, कलकत्ता और बम्बई, जिसको मद्रास को चेन्नई कहते हैं, कलकत्ता को कोलकाता कहते हैं और बम्बई को मुंबई कहते हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले, कि अंग्रेज जो यहाँ आए वो यहाँ आकर के किस तरह से वहाँ उन्होंने नगर बसाए, उसकी योजना कैसे बनाई, और उनकी जो भवन निर्माण वगैरह कला जो थी, स्थापत्य कला, उसके विषय में। चलिए शुरू करते हैं। औपनिवेशिक भारत में शहरीकरण। तो सबसे पहले भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत शहरों और कस्बों में आए उन परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है जो यूरोपीय कंपनियों और शासकों के पैर भारत में जम जाने के कारण आए। मतलब भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो जो यूरोपीय कंपनियां, अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, पुर्तगाली, डच, डेनमार्क वाले, ये सब जितने भी यूरोपीय कंपनियां आई, उन्होंने आकर के यहाँ भारत में पैर जमाए और उसके कारण से जो शहरों में, कस्बों में परिवर्तन आया उसी को ही औपनिवेशिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे जो शहर थे औपनिवेशिक शहर, उसमें कुछ सामाजिक बदलाव भी आए। समाज में जब नए नए शहर बने तो समाज में नए नए बदलाव आए। जैसे 3 शहर, बड़े शहर जो हम यहाँ पढ़ने वाले, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई के बारे में। पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं तो तीनों शहर मुख्य रूप से मछली पकड़ने और बुनाई के लिए थे। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले मछली पकड़ने और बुनाई के केंद्र थे, और यहाँ जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो व्यापार करने का केंद्र बन गए। और बंदरगाह यानी समुद्री तटों के होने के कारण से बंदरगाह के रूप में इन्होंने यूज़ किया इसको। कंपनी के एजेंट 1639 में मद्रास, 1690 में कलकत्ता और 1661 में बम्बई को ब्रिटेन के राजा को कंपनी को दे दिया। तो हुआ ये कि 1639 में जो है आ गया मद्रास, 1661 में बम्बई ब्रिटेन के राजा ने कंपनी को दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 1690 में कलकत्ता। ये 3 शहर बस गए। अब तीनों में शहरों में व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यालय भी स्थापित हुए। जैसे पूर्व औपनिवेशिक काल में कस्बे और शहर, मतलब जब उपनिवेश नहीं था, अंग्रेज नहीं आए थे, उससे पहले कस्बे और शहर क्या थे समझिए। उससे पहले मुगल रहते थे। तो कस्बे मुख्य रूप से विशेष प्रकार की आर्थिक गतिविधियों और सांस्कृतिक प्रतिनिधि बनकर उभरे। इसमें कस्बों में व्यापारी, शिल्पकार, प्रशासक और शासक रहते थे, राजा रहते थे। मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटेन से, ईस्ट इंडिया कंपनी से आने से पहले की। तो उसमें कस्बों पर ग्रामीण जनता का प्रभाव ज़्यादा था। खेती से जो कर होते थे और जो एक्स्ट्रा आय होती थी उसी से ये कस्बे फलते फूलते थे। और फिर भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों से इसकी पृथकता दिखाई देती थी, मतलब गांवों से थोड़ा सा प्रभाव इस पर भिन्न था। मुगलों द्वारा शहर बनाए गए वो कैसे थे? तो 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी से आने से पहले आगरा, दिल्ली, लाहौर, ये जो है जनसंख्या का केंद्रीकरण हुआ। यहाँ जो है राजमहल बने, मनसबदार, जागीरदार, कुलीन वर्ग यहाँ रहता था। शिल्पकारी, बाजार, राजकोष आदि स्थित थे। जो राजा होता था मुगल काल में, आगरा वगैरह में, दिल्ली में, लाहौर में, वो एक सम्राट जो बादशाह कहलाता था। वो किले में बंद रहता था, किले बंद महल में रहता था। और
नगर की दीवार से घिरा हुआ एक महल हुआ करता था, द्वार और द्वारों पे नियंत्रण रखा जाता था। ये सब आपको पता है कि एक किले को कैसे देख रेख राजा कैसे रहता था। नगरों के भीतर बड़े बड़े उद्यान थे, मस्जिदें थी, मंदिर थे, महाविद्यालय थे, बाजार थे, सराय यानी जो है धर्मशालाएं थी, मकबरे थे, ये सब थे। नगर का केंद्र महल और मुख्य मस्जिद होते थे। मतलब मुख्य नगर में एक तो मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट होती थी और एक महल बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। इसी प्रकार दक्षिण भारत में भी जो राज्य थे मुगल काल में, उसमें मदुरई, कांचीपुरम, यहाँ भी मुख्य मंदिर होते थे। कोतवाल नगर में आंतरिक मामलों की जानकारी रखता था। तो इंपॉर्टेंट है कि कोतवाल का काम क्या था, तो नगर की आंतरिक जानकारी और जो है आंतरिक मामलों पर नजर रखना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना इसका काम होता था। 18वीं शताब्दी में कुछ परिवर्तन आए। अब कैसे परिवर्तन आए वो समझिए कि जो 18वीं शताब्दी था, मुगलों के जाने का समय और ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का समय जब आया, तब क्या क्या परिवर्तन आए 18वीं शताब्दी में। ये पेपर में आपके लिए बहुत काम का है कि 18वीं शताब्दी में उपनिवेशिक शहरों में क्या क्या परिवर्तन आए। नंबर 1, राजनीतिक और व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगरों का पतन हो गया। तो एक तो पुराने नगरों का पतन हुआ और नए नगरों का विकास हो गया। मुगल राजधानियां दिल्ली और आगरा ने अपना राजनीतिक प्रभुत्व खो दिया, क्योंकि अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने आना है, इसलिए 18वीं शताब्दी में जो है ये शहर, जो मुगल कालीन शहर थे, कस्बे थे, वो सब खत्म हो रहे थे। नई क्षेत्रीय ताकतों का विकास, क्षेत्रीय राजधानियां आ गई, जैसे लखनऊ राजधानी बन गई, हैदराबाद बन गई, सेरिंगपट्टनम बन गई, पूना बन गई, नागपुर बन गई, बड़ौदा और तंजौर, ये सब का महत्व तो ज़्यादा बढ़ गया। बड़े नगर, बड़े जो मुगलों के शहर थे वो पतन हो गया। दूसरा प्रभाव पड़ा, व्यापारी, प्रशासक और शिल्पकार और अन्य जो लोग थे वो नई राजधानियों में आने लग गए। यानी पुरानी राजधानियों की जगह अब नई राजधानियों की तरफ व्यापारियों का आगमन हो गया। तीसरा प्रभाव पड़ा कि जो भाड़े के सैनिक थे, यहाँ रोजगार के लिए आए हुए थे, वो कुछ स्थानीय विशिष्ट लोगों ने इस काल में कस्बे और गंज जैसी नई बस्तियों का निवास किया। मतलब अब जो मुगल काल के शहरों के पतन के बाद जो किराए पे जो सैनिक आते थे, उन्होंने नए कस्बों का और गंज का जो है विकास किया। तो कस्बे या गंज जो हैं वो नई बस्तियां हो गई। नंबर 4, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने मुगल काल में ही विभिन्न स्थानों पर अपने अधिकार स्थापित कर लिए। तो मतलब जब मुगल काल चल रहा था तभी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी और कई शहर अपने अधीन कर लिए थे। 5वां पॉइंट कि 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। आपको पता है कि पलासी का युद्ध जो है, जो लॉर्ड क्लाइव और अंग्रेजों के बीच में, लॉर्ड क्लाइव और जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। और जैसे जैसे अंग्रेज राजनीतिक नियंत्रण हासिल हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ता गया। मद्रास, कलकत्ता और मुंबई जैसे जो है चीज़ें वो बंदरगाह बन गई, ये शहर बंदरगाह बन गए। तो अंग्रेजों के समय पलासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेजी सत्ता की नींव रखी गई और यहाँ बंदरगाहों का जो है निर्माण शुरू हो गया। ये 3 शहर जो हम पढ़ने वाले हैं, मद्रास, कलकत्ता और मुंबई, ये औपनिवेशिक बंदरगाह, नई आर्थिक राजधानियां बने और औपनिवेशिक प्रशासन का अंग्रेजी सत्ता का केंद्र बन के उभरे। औपनिवेशिक शहरों की पड़ताल, मानचित्रों पे जोर दिया अंग्रेजों ने, कर वसूली पर जोर दिया, यहाँ पे नियमित गिनती होती थी, जनगणना वगैरह शुरू की। तो स्थानीय स्तर पे जनगणना शुरू कर दी। जैसे अखिल भारतीय स्तर पे पहली जनगणना लॉर्ड मेयो ने करवाई थी 1872 में। उसके बाद 1881 से दशकीय जनगणना हर 10 साल में होने लग गई। अंग्रेजों के समय लॉर्ड रिपन ने 1881 में पहली क्रमवार जनगणना कराई और तब से लेकर के हर 10 साल पे जो है जनगणना हो रही है। इसके अलावा जो है शहरीकरण 1800 ईस्वी के बाद जो है, जैसे अंग्रेज आ गए तो उसके बाद शहरीकरण जो है एक बार थोड़ी सी गति धीमी हुई और 1900 से 1940 के बीच में 40 सालों के मध्य शहरी आबादी 10% से बढ़कर 13% हो गई। मतलब उसके बाद जो 1800 ईस्वी वाला दशक था उसमें तो शहरीकरण कम हुआ, लेकिन अगले 1900 से 1940 के बीच में 40 सालों में बहुत ज़्यादा शहरीकरण हुआ, यानी शहरीकरण 13% बढ़ गया। वस्त्र संग्रह डिपो, ये जो शहर थे, ये जो बंबई, कलकत्ता, मद्रास वगैरह, ये सूती कपड़े के केंद्र बन गए। यहाँ सूती कपड़ा खूब निर्यात होता था। भारत का प्राचीनतम उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है और यहाँ से कपास वगैरह उत्पादन होकर के खूब सारा माल जो है वो जाया करता था विदेशों में, कच्चा माल।
रेलवे का विकास, आपको पता है कि 1853 में 16 अप्रैल 1853 को बंबई से ठाणे के बीच में लॉर्ड डलहौजी के समय डोलती हुई रेल चली थी। तो लॉर्ड डलहौजी के समय पहली रेलगाड़ी शुरुआत हो गई। इससे क्या हुआ कि जो पुराने शहर थे, पुराने जो शहर थे नए शहरों से जुड़ गए, और जितने भी जो व्यापारिक नगर थे वो जो है रेलों से जुड़ गए। इस तरह से नए नए शहरों का और विकास हुआ, नए शहरों का स्वरूप। तो बंदरगाह, किले और सेवाओं के केंद्र, और व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन। अब यहाँ व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन आपके लिए बड़े काम का है कि जो 18वीं शताब्दी थी वहाँ मद्रास, कलकत्ता, बम्बई ये सब बंदरगाह बन चुके थे। अंग्रेज अपने कारखानों की सुरक्षा के लिए किलेबंदी करते थे। जैसे मद्रास में तो उन्होंने फोर्ट जो किला बनाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम, और बम्बई में जो फोर्ट बनाया वो बम्बई फोर्ट था। ये सारे इलाके ब्रिटिश आबादी के रूप में थे। यूरोपीय व्यापारियों के साथ लेन देन करने वाले जो भारतीय व्यापारी थे, कारीगर थे, कामगार थे, इन किलों के बाहर बस्तियों में रहते थे। तो इंपॉर्टेंट बात है कि किले के अंदर तो किलेबंदी कर ली अंग्रेज़ों ने अब आकर के, और फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम, फोर्ट बम्बई, ये सब किले बना लिए बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में। लेकिन जो भारतीय व्यापारी उनसे व्यापार करते थे, वो व्यापारी, कारीगर, कामगार इन किलों के बाहर बस्तियों में रहते थे। यूरोपीय और भारतीयों के लिए शुरू से ही अलग से क्वार्टर बनाए जाते थे। इस समय के लेखन में उन्हें व्हाइट टाउन, गोरा शहर, यानी अंग्रेजों की जो बस्तियां किले के अंदर थी वो व्हाइट टाउन कहलाए, और जो बाहर व्यापारियों की, भारतीयों की बस्तियां थी वो ब्लैक टाउन कहलाए। आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन से आप क्या समझते हैं। एक नया शहरी परिवेश। अब एक नया शहरी परिवेश मतलब जब औपनिवेशिक बस्तियां आ गईं, यानी ब्रिटेन के लोग यहाँ रहने लग गए, तो अब उनको व्यापार के लिए कैसा कैसा जरूरत पड़ती थी, उसका परिवेश कैसा था, रहन सहन कैसा था, वो पढ़ना है। औपनिवेशिक शहर नए शासकों की वाणिज्यिक संस्कृति को प्रकट करते हैं। मतलब इस तरह से पता लगता है कि ब्रिटेन वाले लोग की संस्कृति व्यापारी प्रवृत्ति के थे। वो राजनीतिक सत्ता और संरक्षण भारतीय शासकों के हाथों से निकल करके अंग्रेजों के हाथों में जाने लगी। दुभाषीय बिचौलिए और व्यापारी माल की आपूर्ति करने वाले भारतीयों को का इन शहरों में नया महत्वपूर्ण स्थान था। जो दुभाषीय थे, जो भाषा कन्वर्ट करते थे, बिचौलिए थे, व्यापारी थे, वो यहाँ इन शहरों में आके बसे। नदी या समुद्र के किनारे आर्थिक गतिविधियाँ जो है वो बढ़ती चली गई। आपको पता है बैंकिंग व्यवस्था आई, बंदरगाह बने, कंपनी के प्रशासकीय कार्यालय समुद्र से दूर बनाए जाते थे। जो प्रशासन चलता था उनका, कंपनी का हेडक्वार्टर दूर बनाया जाता। जैसे कलकत्ता में राइट्स बिल्डिंग और राइट्स बिल्डिंग होती थी, जो राइटर्स बिल्डिंग यानी लिखने वाले क्लर्क, तो क्लर्कों की बिल्डिंग, प्रशासनिक विभाग अलग शहर में होता था। कुछ सिविल लाइन भी बसाए गए। जैसे 1857 के विद्रोह के बाद जो अंग्रेज़ों को लगता था कि उनको सुरक्षा की ज़रूरत है कि कहीं भारतीय वापस विद्रोह ना कर दें, इस कारण से हिफाजत के लिए उन्होंने दूर सुरक्षित अपने जो है सिविल लाइन्स बसाए। तो अंग्रेज़ों की सिविल लाइन्स भी आई। इसी तरह से शहरों में सिविल लाइन का प्रकरण बढ़ता गया। चारागाह और खेती साफ करके सिविल लाइन आने लग गई। छावनियाँ बनाई। आपको पता है अंग्रेज़ों ने अपनी सुरक्षा के लिए छावनियों को स्थान दिया। हिल स्टेशन, तो छावनियों की तरह से हिल स्टेशन, पहाड़ों पे जो है औपनिवेशिक शहर विकास हुए। कई जो अंग्रेज हिल स्टेशनों पे रहते थे, खास करके शिमला हिल स्टेशन था। आपको पता है कि ब्रिटिश सेना की ज़रूरतों से संबंधित था। शिमला की स्थापना गुरखा युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने की थी। माउंट आबू भी आप जानते हैं कि माउंट आबू में भी, यहाँ राजस्थान में और दार्जिलिंग में जो है ये सब हिल स्टेशन थे। अंग्रेज़ों के हिल स्टेशन, चौकियाँ बनानी शुरू कर दी थी यहाँ पे। नए शहरों में सामाजिक जीवन, तो नए शहरों में एक तरफ तो खूब व्यापारी वर्ग था, चरम संपन्नता थी। मतलब नए शहरों में एक तरफ तो व्यापारी वर्ग था, दूसरा बहुत गरीब तबका भी था। तो दोनों प्रकार के लोग रहते थे। बढ़ते यातायात के साधनों से निवास स्थल और कार्यस्थल की दूरी बढ़ गई। जैसे ही यातायात के साधन बढ़े तो निवास अंग्रेज अलग जगह करते, लोग अलग जगह करते, और उनका दफ्तर अलग जगह होता था। तो शहरीकरण आ गया। मतलब आज के शहरीकरण की तरह से औरतों की सार्वजनिक उपस्थिति में बढ़ोतरी हुई। अब शहरों में जो नए शहरीकरण आया उससे औरतों को खूब अवसर मिले। पत्र पत्रिकाएं, आत्मकथाएं, पुस्तकों के माध्यम से औरतें खुद को अभिव्यक्त करने लग गईं और औरतों की उपस्थिति बढ़ गई। कामगारों को एक नया वर्ग उदय हो गया। तो शहरों में जो काम करने वाले थे वो कामगार एक नया वर्ग उदय होकर के आया, जो ग्रामीण इलाकों से गरीब बेरोजगार उम्मीद में आए थे, वो शहरों की तरफ भागे और रोजगार की तरफ आने लग गए। इस तरह से पृथक्करण, नगर नियोजन और भवन निर्माण मद्रास, कलकत्ता और मुंबई तीनों औपनिवेशिक शहरों में जो है
आ गया और ये औपनिवेशिक शहर भारतीय कस्बों और शहर से थोड़े से अलग हो गए। ऊपर जो भी हमने पढ़ा उसको आप यदि वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि कुछ याद करने वाला है ही नहीं, और इसके अंदर सिर्फ आपको जो है थोड़ी सी समझ हो जाएगी कि एक नया शहर कैसे अंग्रेजों ने आके बसाया। 2-3 बार वीडियो को देखिए, अपने आप ये समझ में आ जाएगा। अब तीनों शहरों की बात है, वही बातें ऊपर वाली लिखनी है इसमें, और ऊपर वाली लिखनी है। तो मद्रास में बसावट और पृथक्करण कैसा था, फिर हम कलकत्ता में पढ़ेंगे, फिर बंबई में पढ़ेंगे। तो तीनों बहुत आसान है, जो ऊपर की बातें थी उसी को तोड़ मरोड़ के आपको लिखना है और छोटे प्रश्नों को अभ्यास में लाना है। तो आप गौर से सुनते जाइए, और यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसको सब्सक्राइब कर दो, ताकि भविष्य में भी मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को खूब सारा फायदा दे सकूं। जब आप फर्स्ट ईयर में हो जाएं, सेकेंड ईयर में हो जाएं, तब भी आपका मैटर जो है इस पे आता रहेगा। तो यहां शुरू करते हैं, मद्रास में बसावट और पृथक्करण। वस्त्र उत्पादों की खोज में 1639 में मद्रास पट्टनम एक व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1639 में यह बस्ती स्थानीय लोगों द्वारा चेन्नापट्टनम कही जाती थी। तो मद्रास पट्टनम को ही चेन्नई पट्टनम, चेन्नापट्टनम कहते थे। यहाँ सफ़ेद कस्बा था, जहाँ अंग्रेज रहते थे वो व्हाइट टाउन सफ़ेद कस्बा था। सुरक्षा क्षेत्र का निर्माण, तो इसका मतलब वही किलेबंदी की, और जो है ब्लैक टाउन किले के बाहर होता था, यानी जो भारतीय व्यापारी थे वो किले के बाहर होते थे। नया ऐश्वेत कस्बा, तो नया ऐश्वेत कस्बे से मतलब है कि जो उत्तर की दिशा में दूर एक ब्लैक टाउन बसाया गया, भारतीय लोगों के जो बसाए गए थे जो है ब्लैक टाउन, उन्हीं को ऐश्वेत कस्बा कहते हैं। ऐश्वेत माने जो श्वेत नहीं है, काला है, तो वही बात है। आबादी का ढांचा, तो आबादी में खूब सारे लोग जो है आर्थिक समुदाय से जुड़े हुए, जैसे दुबार, वेल्लार, ब्राह्मण, तेलुगु, ये सब खूब सारे बैंकर वगैरह, पेरियार, ये सब जातियां वहाँ रहती थी। उप शहरी इलाके भी थे, जिनको जो है मतलब शहरों के आसपास जो इलाके छावनियों तक सड़कों द्वारा जुड़े हुए थे, उनको उप शहरी इलाके या गार्डन हाउसेज कहते थे। तो ये मतलब रहने के लिए बनाए थे। कोई विशेष बात नहीं थी, देखिए मद्रास में कोई विशेष बात नहीं थी कि कैसे कैसे, वही बातें घुमा फिरा करके लिखनी है। कलकत्ता में नगर नियोजन। अब कलकत्ता में कैसा हुआ, आपको पता है कि सबसे पहले अंग्रेज कलकत्ता में ही आए थे, तो कंपनी द्वारा किलेबंदी की गई। तो आपको पता है पलासी का युद्ध जब हुआ, सिराजुद्दौला हार गया अंग्रेजों से, तो फिर जो है किलेबंदी की, और किलेबंदी करके कलकत्ता को सुतानाती, कोलकाता और गोविंदपुर, इन 3 गांवों को मिला के नया कलकत्ता बन गया। और कलकत्ता में एक किला बनाया, फोर्ट विलियम किला, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्ट विलियम किला कलकत्ता में बनाया। मैदान और गारेर मठ, फोर्ट विलियम के आसपास जो विशाल खाली जगह छोड़ी गई थी उसको मैदान या फिर गारेरगढ़ कहते थे। तो बस फोर्ट विलियम के पास खाली जगह मैदान या गारेरगढ़ थी। गवर्नमेंट हाउस नामक नए महल का निर्माण कराया गया। तो 1798 में लॉर्ड वेलेजली हुआ, उस लॉर्ड वेलेजली ने एक गवर्नमेंट हाउस बना दिया वहीं कलकत्ता में। स्वास्थ्य की दृष्टि से नगर नियोजन की आवश्यकता, तो शहरों में खुले स्थान छोड़े जाते थे। आप जानते हैं आज भी शहरों में जो है स्वास्थ्य कारण से आगे पार्क पुरक छोड़ा जाता है, ठीक उसी तरह से जो है पार्क की तरह से यहाँ खुले स्थान छोड़े जाते थे। लॉटरी कमेटी, जैसे ही वेलेजली चला गया तो नगर नियोजन का काम सरकार की मदद से लॉटरी कमेटी 1817 में जारी रखा। मतलब क्या है कि वेलेजली ने जो शुरू किया नगर नियोजन, तो वो नगर की योजना बना करके, जैसे आज कॉलोनियाँ कटती हैं, ठीक ऐसे वेलेजली ने भी लॉटरी सिस्टम से कॉलोनियाँ काटी, और ये उसके जाने के बाद 1817 तक जारी, 17 में भी जारी रहा। लॉटरी कमेटी इसलिए नाम इसका पड़ा क्योंकि नगर सुधार करने के लिए पैसों की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेच के की जाती थी। तो लॉटरियां बेची जाती थी, उससे जो आय होती उससे नगर का सुधार करते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉटरी कमेटी क्या थी। इसी प्रकार से महामारी की आशंका से नगर नियोजन की अवधारणा, अब जैसे 1817 में हैजा फैल गया, जैसे कोरोना आया था, ठीक आप जानते हैं 1920 में 1820 1920 और ये लगभग 100 साल बाद बीमारियां आई हैं। तो 1817 में हैजा, 1896 में प्लेग, यानी लगभग जो है 100 वर्षों के अंतराल पे ये सब बीमारियां आई। इससे जो बस्तियां थीं शहरों की, वो सब धीरे धीरे जो है बस्तियों वगैरह में प्लेग फैलने लगा। तो इसलिए कामकाजी बस्तियों की झोपड़ियों को धीरे धीरे हटाया जाने लगा, और 2 प्रकार के टाउन बन गए, एक व्हाइट टाउन और एक ब्लैक टाउन। आपको पता है व्हाइट टाउन किलों के अंदर थे, अंग्रेजों के थे, और ब्लैक टाउन जो थे वो भारतीयों के थे, जो भारतीय व्यापारी थे।
इसी प्रकार से बंबई में कोई विशेष नहीं है, देखिए बार बार उन्हीं चीज़ों का नाम लिया गया है। बंबई में भवन निर्माण, हाँ बस कलकत्ता में वेलेजली का एक महल ये पढ़ना है और फोर्ट विलियम किला का नाम बदल जाएगा और बाकी सब वही रहेगा। फिर इस तरह से बंबई में भी कैसे है वो भी समझ लीजिए कि बंबई जो है वो शानदार भव्य इमारतों के निर्माण पर बल दिया गया। तो बंबई में बहुत सारी बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण कराया गया। बंबई में टापुओं से जुड़ाव किया गया। बंबई 7 टापुओं में बसा हुआ है, तो 7 टापुओं का इलाका था और जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई तो आपस में टापू को जोड़े गए, लोग जो है एक टापू से दूसरे टापू पे जाने लग गए और बंबई औपनिवेशिक भारतीय आर्थिक राजधानी बन गई। तो आज भी भारत की आर्थिक राजधानी बंबई है, पश्चिमी तट पर है आप जानते हैं, और एक प्रमुख बंदरगाह होने के कारण यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र भी बन गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र भी बंबई बन गया। 19वीं सदी तक आते आते भारत का आयात निर्यात सारा बंबई से होता था। अब आपको पता है कि जैसे ही अमेरिका में गृह युद्ध हुए, पिछले भी चैप्टर में आपने पढ़ा, तो उसको नहीं पढ़ा है तो अच्छे से देख लीजिए। अमेरिका में गृह युद्ध हो गए 1861 में। उससे जो है अमेरिका से जो कपास का आयात ब्रिटेन करता था, वो ब्रिटेन में कपास अमेरिका से जाना बंद हो गया। इससे जो भारत का कपास है वो ब्रिटेन में जाने लगा। इससे भारत के कपास की मांग बढ़ गई। इससे खेती के रूप में जो दक्कन वाला एरिया, दक्षिण वाला एरिया था, वो ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। धीरे धीरे जो है कपास उत्पादन से भारतीयों को मुनाफा होने लगा। 1869 में स्वेज नहर खुल गई। 1869 में गांधी जी का जन्म भी हुआ था। स्वेज नहर खुल गई और विश्व की अर्थव्यवस्था बंबई के साथ जो है जुड़ गई। अब स्वेज नहर खुलने से बंबई से व्यापार आसान हो गया समुद्री इलाके द्वारा। इस अवसर का लाभ उठाते हुए बंबई को अरब्स प्राइम इन इंडीज यानी भारत का सरताज शहर घोषित कर दिया। तो बंबई को भारत का सरताज शहर, क्योंकि बंबई, कलकत्ता, मद्रास वगैरह इन सब में सबसे ज़्यादा जो ब्रिटेन के साथ व्यापार में काम आने लगा वो बंबई हो गया, सरताज हो गया वो भारत का, क्योंकि स्वेज नहर खुल गई। तो इससे रास्ता आसान हो गया। मैं जो है नक्शे के माध्यम से भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा ताकि नक्शे के नंबर भी आप ले सकें। वो भी वीडियो में जल्दी से बना दूंगा और आप उसको नक्शे वाले को भी अवश्य देखना ताकि आपका फायदा हो सके। शैलियों का आपसी विनिमय, तो जितने भी भवन निर्माण की शैलियाँ थीं वो आपस में, यूरोपीय शैलियाँ, उनका आपस में जो है एक दूसरे की देख रेख करके और विनिमय होने लगा। एक शैली का दूसरी शैली में उपयोग होने लगा। अंग्रेज़ों ने जो है बंगाल में अंग्रेजी शैलियों को, रोम शैलियों को और यूरोपीय शैलियों का प्रभाव से महल बनवाए। फिर यहाँ सार्वजनिक महलों के निर्माण में 3 स्थापत्य कला शैलियाँ थी। आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सरकारी उस समय अंग्रेजों के शहर थे उनमें जो महल थे, भवन थे, उनको 3 शैलियों में बनाया गया था। नंबर 1 नवशास्त्रीय या नियो क्लासिकल शैली, और दूसरी गॉथिक शैली, और तीसरी इंडो सार्सनिक शैली। तो तीनों शैलियाँ याद रखनी है। चाल, शहर में जगह कम हो गई। जैसे बंबई में आप जानते हैं कि जो पिक्चरों में आपने देखा होगा कि वो जो हीरो हैं शुरू में वो बताते हैं कि हम चाल में रहते थे जहाँ बहुत सारे लोग जो है रहते थे। तो ऐसी चाल बनाई गई थी बंबई में, खास तरह की इमारतें जिसमें एक साथ बहुत सारे लोग रह सकते थे। ऐसे छोटे छोटे घर बनाए गए थे, उनमें लकड़ी के, इनको चाल कहते थे। इमारतें और स्थापत्य कला शैलियाँ क्या बताती हैं? तो ईंटें, पत्थर, खंबे, मेहराब, आसमान को छूते गुंबद वगैरह, ये सब जो शैलियाँ हैं ये हमें अंग्रेज़ों के शहरों के बारे में बताती हैं, कैसे वो रहन सहन उनका था, कैसी स्थापत्य कला शैली थी। तो कोई इसमें विशेष बात नहीं है। तो आपको पूरे में किस तरह से अंग्रेज़ आकर के रहे ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, इसके छोटे प्रश्न देखिए, और मैं एक पूरा वीडियो बना करके पेपर से पहले आपकी 2 छुट्टियों से पहले पहले डाल दूंगा। उस वीडियो को 2-3 बार देखें, 4 बार देखें, जितना देखेंगे उसके छोटे प्रश्न तैयार होंगे। कोई भी पेपर में जो